हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक्सेलरेशन से। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है हमारा, क्लास 11th फिजिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? वेलोसिटी तक। एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिया था वेलोसिटी का। तो आज एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज with respect to time is called acceleration। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? the time rate of change of velocity of a body is called acceleration। कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ठीक है, बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। और मान लीजिए कि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? when velocity changes from u to v, then acceleration is equal to क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। ये हो गया दो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, और वेक्टर मैथमेटिक्स के लॉ को भी ओबे करता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m का पावर 0 l t का पावर -2। It is a vector quantity dimensional formula is, ठीक है, SI यूनिट is meter पर सेकेंड स्क्वायर इन SI में हो जाएगा, एंड इन CGS सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है कि देयर आर 3 पॉसिबल वेज बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में अकर। तो 3 पॉसिबल वेज है जहां से वेलोसिटी का चेंज हो सकता है। तो पहला है कि जब सिर्फ डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो, तो सिर्फ डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बारे में भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। जब वेलोसिटी का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? देन एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एग्जाम्पल ले सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी इसी चैप्टर में हम लोग डील भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा वेलोसिटी के। तीसरा है हमारा व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस।
अगर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो जाए वेलोसिटी का, तब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा परपेंडिकुलर और दूसरा पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बाद डील करने वाले हैं, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारा वेज था जहां से वेलोसिटी चेंज हो जाता है, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों। तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल या दोनों हो सकता है, दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया और इस सारी चीजों को हम लोग डील भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब देखते हैं हम रिटार्डेशन। देखिए, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और उसको सिर्फ हम एक्सेलरेशन बोलते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है। यही वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, कम होता है टाइम के साथ, तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। तो सुनने में बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है, ठीक है। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि शुरुआत में तो ज्यादा था, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल वेलोसिटी से, इसीलिए जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग रिटार्डेशन को क्या लिख सकते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम, it is called retardation. Here u यानी इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटार्डेशन। अब हम देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तरह तरह का एक्सेलरेशन उसका चेंज हो रहा है, तब क्या हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तब उसका हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। इन्हीं दोनों का रेशियो हो जाता है, ठीक है। Average acceleration is equal to total change in velocity by total time taken। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो कब होगा, जब टोटल चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, तब एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अब क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन पूछता है बॉडी का, किसी भी टाइम, छोटा एकदम छोटा टाइम में पूछता है। तो एट एनी इंस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू dv बाई dt। ये हो जाता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने जान लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं लिख देती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है की पॉइंट्स और फॉर्मूला है, तो इनको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम t1 विथ एक्सेलरेशन a1 एंड फॉर टाइम t2 विथ एक्सेलरेशन a2, देन एवरेज एक्सेलरेशन इज a1 t1 प्लस a2 t2 बाई
total time interval t1 plus t2. सेकेंड है क्या, एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला ही था, तो dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू dx बाई dv. तो v इंटू dv बाई dx हो गया. ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है किसका, वेलोसिटी का. ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है जो है वेलोसिटी का, और मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होता है किसका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं उसको. तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होता है. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कोई बॉडी एक हाइट से गिर रहा है, फॉल कर रहा है, या फिर कोई बॉडी रोलिंग डाउन अ इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, एन इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, किसी हाइट से फॉल कर रहा है या रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा. यही कोई बॉडी अगर अपना स्पीड इंक्रीज कर रहा है अनइक्वल अमाउंट में, स्पीड कभी 60 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा है या कभी 80 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा है. ठीक है, तो स्पीड वो अनइक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है. मतलब हर घंटे घंटे चेंज कर रहा है, तो हर घंटे यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, बट स्पीड उसका क्या है, अनइक्वल अमाउंट्स में. तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा. ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि आपके व्हीकल्स में बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है. एक्सेलरेटर क्यों होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए. वहीं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए तो एक्सेलरेटर है, और ब्रेक्स भी दिए हुए रहते हैं. ब्रेक्स क्यों, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, ताकि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में अगर हम लोग कर दें, एक्सेलरेटर से तो बहुत ज्यादा ही तेज भागती है ना गाड़ी हमारी व्हीकल, तो उसका जब स्पीड कम करना है, एक्सेलरेशन उसका कम करना है, तो उसके लिए ब्रेक्स दिया हुआ रहता है. ठीक है, अब है एग्जाम्पल. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to 2t square minus 3t plus 10 meter per second. Find instantaneous acceleration at t is equal to 5 second. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, dv बाई dt. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 बाई dt. ये हो जाएगा 4t माइनस 3 at t is equal to 5 second. Acceleration instantaneous is equal to 4 into 5 minus 3, 20 minus 3 is equal to 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं. दिया हुआ है, व्हाट डज मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई dt एंड d मैग्नीट्यूड ऑफ v बाई dt रिप्रेजेंट. कैन दीज बी इक्वल, कैन d मैग्नीट्यूड ऑफ v by dt be 0 while magnitude of dv by dt is not equal to 0, and this one. तो पहला वाला देखिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, dv बाई dt का मैग्नीट्यूड टोटल
acceleration, total magnitude of acceleration, ठीक है। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये दोनों इक्वल पूछ रहा है कि हो सकता है या नहीं, हो सकता है। कब, वन डायमेंशनल मोशन में हो सकता है, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब ये दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर, आंसर 2 में कैन बी yes in one dimensional motion when direction does not change, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 हो सकता है वाइल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वैसे भी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो हाँ, हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसमें स्पीड कांस्टेंट होता है यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 हो जाएगा और वेलोसिटी चेंज करते रहता है, इसलिए वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर, आंसर थर्ड, यस can be 0 and it cannot be 0 in a uniform circular motion, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू 0। देखिए, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। implies that speed is constant and velocity cannot be constant if speed is changing. Therefore D changing, therefore is equal to, cannot be equal to 0, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और जितना क्वेश्चन मैंने बनवाया, जो भी एग्जाम्पल बनवाया उसको एक बार और समझ लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स मैंने लिखवाया उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खुद को सेफ रखिए, तब तक के लिए अलविदा।